मैं शिवाजी भाई साहब आपके पास आ रहा हूँ। इनको मैं शिवाजी भाई साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक बात जो बहुत बेसिक है और थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, क्योंकि शरद प्रधान जी को जाना है, हम आपके बाद उनके पास आके तब ब्रजेश जी के पास जाएंगे। एक चीज बार बार वो बीजेपी का एक ट्रैप है कि पीएम कैंडिडेट कौन, पीएम कैंडिडेट कौन, ये वो बार बार पूछते हैं। और मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें कि इनके पास देखिए एक नाम पे वो मतैक्य नहीं है, एक नाम पे ये बात ही गलत है, ये नैरेटिव ही गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो स्थिति है उसमें पहले एक मोटे तौर पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए, उसमें एक ये बन जाए कि ये कभी भी आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और उसके बाद इलेक्शन लड़ा जाए। और इलेक्शन लड़के जो ये तो इलेक्शन, अगर आपको याद हो, वीपी सिंह को भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में ने बनाया था। वीपी सिंह को कैंडिडेट चेहरा जरूर थे, लेकिन वो देवीलाल का नाम हुआ, देवीलाल ने सजेस्ट किया, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनका नाम चुना, तो फिर उसके बाद ये चीज हो जाए। तो शिवाजी भाई साहब, आपको क्या लगता है कि पहली क्राइटेरिया ये होना जरूरी है कि नहीं कि बीजेपी के साथ कतई नहीं? क्योंकि अगर बीजेपी के साथ किसी के ऊपर डाउट है कि वो बीजेपी के साथ जा सकता है, जैसा शरद भाई कह रहे हैं कि कल के दिन आप मायावती जी को ले आइए, हर एक को आज ही के दिन लग रहा है कि वो मालूम नहीं किसके साथ चली जाएंगी। शिवाजी भाई साहब, तो भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें तो पहले लोकसभा चुनाव होगा, चुनाव के बाद पार्लियामेंट के फ्लोर पर तय होता है कि कौन बहुमत में आएगा। जो बहुमत में आएगा तो वो पार्टी तय करती है, या वो सांसद तय करते हैं कौन प्रधानमंत्री होगा। मोदी जी ने एक नया नैरेटिव जो तैयार किया था 2014 से शुरू हुआ कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट पहले डिक्लेयर कर दिए। मैं तो समझता हूँ कि ये जो है हमारी जो प्रणाली है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके खिलाफ है। ये बात कहना है कौन पीएम कैंडिडेट होगा, क्योंकि ये गलत इसलिए कि जनता पहले तय करेगी कितने सांसद किस पार्टी के आते हैं, ये पहली बात है। लेकिन बीजेपी इसको राष्ट्रीय प्रणाली की तरफ ले जाना चाहती है, जो जिस प्रणाली पर अपने काम करिए गैर पार्लियामेंट्री तरीके से काम करती है। और वो मोदी का जो नया नैरेटिव आया था, ये देश के लिए खतरनाक है कि पीएम पहले तय हो जाएगा और लोकसभा सदस्य बाद में चुना जाएगा। तो एक बात ये है। दूसरी चीज ये है कि जितने विपक्षी दल है उनको तय करना होगा, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय करना होगा और उसके साथ जाना होगा। तीसरी बात यह है कि जो बीजेपी करीब होगा या बीजेपी के साथ जाएगा वो तो पहले उसको तय कर लेना होगा। लेकिन आज का जो दौर है, निश्चित है कहा जाए कि जो बीजेपी के थोड़ा सा भी करीब जाएगा विपक्षी दल कोई भी, उसका विनाश सुनिश्चित है, माने वो खत्म हो जाएगा, ये बात तय हो चुका है। इसलिए उसको निश्चित रूप से नीतीश जी ने जो पहली बात कहा कि इस बार थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, ये जो है फर्स्ट फ्रंट चलेगा। बिल्कुल हम जो है फ्रंट पर रहेंगे, हम थर्ड फ्रंट बनाने नहीं जा रहे हैं। तो नीतीश जी का, और जो इस तरह से नीतीश जी बिहार की राजनीति से थोड़ा बाहर निकल करके देश की राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश नहीं, वो तयशुदा है। उन्होंने 2017 में भी ये बात कही थी कि संघ मुक्त भारत और शराब मुक्त समाज, उस समय भी कोशिश किया था उन्होंने। लेकिन निश्चित रूप से वो समझ गए थे कि कांग्रेस अगर जो समर्थन नहीं देती है, हमारा एजेंडा देश पर चलेगा नहीं, ये बात तय था। लेकिन इस बार जो शुरू किए हैं और जो रिस्क लिए हैं और बीजेपी से अलग हुए हैं, इसका मतलब पहले से ही सोनिया जी से उनकी बात हो चुकी थी और चीजें तय हो चुकी हैं। इसलिए नीतीश जी बिल्कुल निर्द्वंद होकर के गोलबंदी में लगे हुए हैं। ये बात तो साफ साफ है। अभी जो तेजस्वी का बयान परसों आ गया था कि सोनिया जी के बाहर से आने के बाद नीतीश जी और लालू जी दोनों सोनिया गांधी से मिलेंगे दिल्ली में जाकर के। तो ये भी तय है कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं वो कांग्रेस के साथ बातचीत पहले हो चुकी, सोनिया जी से बातचीत हो चुकी है और उनको कहीं ना कहीं संकेत मिला है कि आप इस काम को करिए। दूसरी चीज ये है कि जब इस समय जो भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, ये बहुत चीजें बदल देगा, बहुत सारी चीजों को तय कर देगा कि देश में अब आगे क्या हो। क्योंकि 5 महीना की यात्रा सरल नहीं है और इसमें बहुत लोगों की दिक्कत है। अभी आपने विजय राय की जो बात कर रहे थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कभी कभी गलतियां करती है, समय समय पर गलतियां करती रहती है, जो नुकसानदायक होता है कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए। आज के तारीख में अगर जो केरला में उनका प्रतिद्वंदता न हो भी हो, तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, ये 5 महीने की जो भारत जोड़ो यात्रा है, यही तय करेगा कि अन्य पार्टियों का विकास किस रूप में होगा। अगर जो ये चीजें फेल कर जाता है और आपस में विवाद शुरू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से किसी को स्पेस नहीं मिलेगा आगे जाकर के कि कम्युनिस्ट पार्टी कोई और बढ़ा ले
या समाजवादी पार्टी कहीं बढ़ा ले, नीतीश जी कहीं बढ़ा ले, या ममता जी भी कहीं बढ़ा ले, ये संभव नहीं है। 2024 का चुनाव निश्चित रूप से फासिज्म के आने का खतरा है, निश्चित रूप से, कोई दो राय नहीं है। ये लड़ाई पूरी पूरी आज जो दिख रही है, जिसे वहां जो जर्मनी और सोवियत की लड़ाई, और कहा जाए उस दौर में, एक मिनट के लिए कहा जाए कि और सोवियत संघ न होता तो दुनिया में फांसीवाद होता, उस दौर चला गया होता। एक बड़ी लड़ाई थी, इसलिए सबको जो है तय करना पड़ा, अपना पक्ष तय करना पड़ा। आज इस देश में जो फासिज्म का खतरा आया हुआ देश में, ये केवल पूंजीवादी खतरा नहीं है, फासिज्म खतरा है, बीजेपी खतरा भी नहीं है। जो पूंजीवाद देश में फासिज्म के कंधे पर चढ़ करके आया हुआ है, और वो किसी हिस्से को छोड़ेगा नहीं। इसलिए राहुल गांधी की जो यात्रा है, ये बहुत सारी चीजें तय कर देगी। और राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो मैं सुन रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, ये मेरी यात्रा नहीं अकेले है, 200 संगठन उसमें साथ में आए हुए हैं, पहले से तय चीजें हुई है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तमाम जन संगठन के लोग हैं। तो ये यात्रा जो है एक लंबी यात्रा है, और ऐसी यात्राएं कभी कभी होती हैं, और ये आज जरूरी है कि यात्रा सफल हो किसी भी हालत में, क्योंकि इस फांसीबाज से लड़ने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर जो गोदी मीडिया, जो कारपोरेट मीडिया कहते हैं, वो मीडिया स्पेस नहीं देगी बात जाने के लिए, तब मैदान में आना पड़ा है आज की तारीख में। और मैं कह रहा हूं कि तभी संगठनों को, देश के जितने दल हैं, उनको सड़क पर आना होगा, तब जाकर काम बनेगा, और मोर्चा मजबूत बनाना होगा। और दूसरी चीज, मैंने अंतिम बात कह दूं, समय आपने तय किया, तो ये बात तय है कि 200 सीटों पर कांग्रेस पिछले चुनाव में, 19 के चुनाव में आमने सामने, बीजेपी और कांग्रेस सामने, 200 सीटों पर आमने सामने। तो बीजेपी कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा बन जाएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट तय होना, ये बात बेमानी है, ये मिनिमम प्रोग्राम के साथ चलना होगा। जी शिवाजी भाई साहब, मेरा प्रश्न अभी भी वही पुराना है कि अगर किसी पार्टी की कहीं ज्यादा ताकत है और किसी पार्टी की कम है, तो इसमें क्या खराबी है अगर वो 18 दिन वहां है और उत्तर प्रदेश में कम दिन है? उत्तर प्रदेश में 1 सीट है। ये बात तय है कि जब वो केरला में जब यात्रा करेंगे, तो भौगोलिक स्थिति देखा जाए और उस रूट को देखा जाए, तो केरला में तो जो ज्यादा समय लगेगा ही। फिर वो केरला से निकलते हुए कर्नाटका, और जब वो महाराष्ट्र होते हुए निकलते हैं, तो पूरा दक्षिण से उत्तर की यात्रा में बनता है वही। उत्तर प्रदेश में आने के लिए उनको पूरा रूट चेंज करना होगा, जो निश्चित रूप से पूर्णतः दक्षिण से उत्तर की यात्रा नहीं होती है। तो यात्राओं में अगर ये देखा जाए, तो अगर जो उनको बहुत इंटरेस्ट होता तो गुजरात जाते, वो चुनाव हो रहा था जिसको उन्होंने माइनस कर दिया। वो जो है यात्रा करते, तो वहां जाते, हिमाचल जाते, चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो वो वहां भी उन्होंने कट के हिमाचल नहीं जा रहे हैं। ये देखा जाना चाहिए, केवल चुनावी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए आज की तारीख में। निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण है, या राजनीति करने वाला है, तो चुनाव भी दृष्टिकोण में रहेगा। लेकिन ये साफ देखा जाना चाहिए कि कहीं नहीं लगना चाहिए कि नहीं, चुनावी यात्रा हमारी है, इसको इग्नोर किया गया है, इसमें साफ साफ इग्नोर किया गया। और एक बात ये बता दे और, कि इस यात्रा से बहुत सारी चीजें टूटने वाली है। तो ये केरल में रहना या मध्य प्रदेश में रहना, राजस्थान में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी के राज्यों से वो यात्रा गुजरेगी, तो क्या वो यात्रा सुरक्षित गुजरेगी, यह सवाल बड़ा है, ये बड़ा संकट है, इसको समझना जरूरी है। क्या बीजेपी यानी मोदी उस यात्रा को कश्मीर तक पहुंचने देंगे सुरक्षित? 5 महीने राहुल गांधी को निश्चिंत होकर के वो टहलने देंगे? एक संकट बड़ा बनता है, होता है, दिखता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना आसानी से जाने देंगे कि मेरे राज्य में इतना और उनके राज्य में इतना आसानी नहीं जाने देंगे। बहुत सारी चीजें भी बाधाएं आएंगी, क्योंकि यात्राओं में बाधाएं बहुत आती हैं। यात्राएं इतनी सरल होती तो कोई भी कर लेता। और राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दूसरा कोई यात्रा पर निकल करके भी देखे, क्या उनकी यात्रा इतना आसानी से चल पा रही है क्या? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, अभी उनके विधायक लोग जा रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, घर में से नहीं निकल सके, घर में से निकलने की हैसियत नहीं बनी। और लखीमपुर जाने के लिए प्रियंका गांधी तो पहुंच गई, लेकिन अखिलेश यादव अपने घर में हाउस अरेस्ट हो गए, बाहर नहीं निकल सके। इसलिए ये भी समझना चाहिए कि देश में जो हालात बने हुए हैं, और अगर जो कोई यात्रा कर रहा है और उसके साथ लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसी बहाने हमारी यात्रा चल सकती है, हम ताकतवर हो सकते हैं, हमें स्पेस बनेगा।
ये बात समझनी चाहिए। इसलिए ये बात बेमानी है केरल में कितने दिन रहेंगे और मध्य प्रदेश कितने दिन रहेंगे, महाराष्ट्र में, ये बात है। अभी तो हम ये देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, और यात्रा किसी और चीज की है, यात्रा जिस इशू पर है वो सरकार बात नहीं कर रही है। देश की कारपोरेट मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो कारपोरेट मीडिया उस इशू पर नहीं बात कर रहा है। एक बार भी महंगाई पर नहीं बात कर रहा है, बेरोजगारी पर नहीं बात कर रहा है, देश में महिला का सवाल बात नहीं कर रहा है, शिक्षा के सवाल बात नहीं कर रहा है, वो जो है चिकित्सा के सवाल पर बात नहीं कर, जो देश में इशूज है उस पर नहीं बहस कर रहे हैं। इस यात्रा को अलग तरह से दिखाना चाहते हैं, तो बड़ा संकट तो यही आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में जो यात्राएं हुई हैं, 710 में हेचो भी कोरिया से भारत आया था, इतना आसानी से नहीं आ गया होगा, वो पैदल यात्रा करके आया। तमाम देशी विदेशी यात्राएं हुई हैं। इस यात्रा को निश्चित रूप से देखना चाहिए कि भारत में जो हालात हैं, जो यहाँ सांप्रदायिकता का जो सवाल खड़ा हुआ है भारत में, जिस तरह से कपड़े से पहचानने की बात आती है, ये थोड़ा सा संकट नहीं है। बिल्किस बानो के अपराधियों को जिस तरह से छोड़ा जाता है और लाल किले से प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि महिला सुरक्षा सबसे बड़ा संकट है, ये सारे इशू जुड़ रहे हैं इस यात्रा के साथ। तो अगर सारे इशू उभरने लगेंगे, उभर के आने लगेंगे और जनता के डोमिनियन में बात जाएगी, तो क्या बीजेपी ये बर्दाश्त करेगी या मोदी ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि यात्रा 5 महीने चले? ये संकट बड़ा है, इसको समझने की जरूरत है। अभी जो है केरला में इतने दिन रहा, एक बात नहीं। दूसरी चीज है, उत्तर प्रदेश में 3 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा यात्रा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यात्रा एंट्री होगी, उसके बाद भी संकट देखना जरूरी है कि क्या 5 दिन में क्या क्या होगा। ये साधारण चीज नहीं है। तो अगर उनको सिर्फ जो है वोट और चुनाव के दृष्टि से जाना होता तो गुजरात जाते। गुजरात के मैंने वो जब महाराष्ट्र पहुंचेंगे उस समय गुजरात का चुनाव समाप्त हो गया होगा, मैंने गुजरात में एंट्री करने से पहले। तो अगर जो चुनावी दृष्टिकोण होता तो ये देखा जाता। लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कहा है और सिविल सोसाइटी से बात करके जो बातचीत की है, उस बातचीत में स्पष्ट है कि देश के सभी हिस्से को और समाज के सभी हिस्सों को जो जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जैसे लोग आज जो सोच रहे हैं, जो किसान संगठन के लोग हैं, अभी परसों जो किसान संगठनों की बैठक थी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश स्टेट कमेटी की बैठक थी, हमने उसमें बात रखी थी कि आपको विचार करना होगा, देश में बड़ी यात्रा चल रही है। और एक चीज और देखा जाना चाहिए भाई साहब, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं चल पा रहा था, क्योंकि किसान आंदोलन एक सेंटर बना हुआ था जो 12.5 महीने चला। राहुल गांधी की यात्रा एक बड़ा आंदोलन है, इसको यात्रा केवल नहीं समझना चाहिए, ये एक बड़ा आंदोलन है। और एक बड़ा आंदोलन जब चल रहा है तो निश्चित रूप से दूसरा आंदोलन, दूसरा मूवमेंट नहीं चल सकेगा। सबको लास्ट में आकर इस आंदोलन से जुड़ना ही होगा। इसलिए जेपी के आंदोलन बहुत लोग अलग अलग कपड़े को मान रहे थे, जुड़ गए थे, वो कंडीशन जो भी रही हो। दूसरी अरविंद केजरीवाल की बात मैं एक सेकंड में कह दूं, अरविंद केजरीवाल कारपोरेट के प्रतिनिधि हैं, और कारपोरेट को दिक्कत आज की तारीख में वो कांग्रेस से है। और जिससे कांग्रेस से जिसको दिक्कत होगी, कारपोरेट को दिक्कत होगी, और कारपोरेट से जो जितना नजदीक होगा वो कांग्रेस के उतना ही दूर चला जाएगा। और इसलिए ये सब पर बात बनती है। अरविंद केजरीवाल है कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले जो CWC की बैठक थी, तो उन्होंने कहा जिसको आरएसएस से लड़ना हो वो कांग्रेस में रहे, आए कांग्रेस में रहे, और आरएसएस से नहीं लड़ सकता है तो वो जा सकता, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़ाई सीधी सीधी है आज की तारीख में। आरएसएस से लड़ना और भाजपा से लड़ना, मोदी से लड़ना और देश में कारपोरेट से लड़ना, ये दिक्कत है। जब किसान आंदोलन ने और उसको कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, और अडानी की बात कह दी गई, अडानी अंबानी से लड़ाई कह दी गई, और किसानों ने साफ कहा, तो कारपोरेट को दिक्कत कांग्रेस से है। और कांग्रेस को से दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस कारपोरेट प्रोडक्ट है, वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते हैं, वो मोदी के साथ हैं आज की तारीख में भी, कल में रहेंगे, क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों कारपोरेट प्रोडक्ट हैं, जो अन्ना आंदोलन की उपज दोनों है। इसलिए उसमें बहुत हम लोगों को वो नहीं होना चाहिए, बहुत साफ साफ रहना चाहिए। मेरी दिल साफ है और जैसा कोई सोचता हो, क्योंकि ये तो प्रायोजित आंदोलन जो अन्ना का आंदोलन 2012 का था, वो जमीन के कानून 2013 के बदलने के बाद जो लैंड एक्विजिशन 1894 का अमेंडमेंट हुआ, उसके साथ सारी चीजें बदली हैं देश में। और आज भी राहुल गांधी ने पहली बार रामलीला मैदान में इस बात को एड्रेस किया,
और पहले एड्रेस करना चाहिए था उनको कि जो गोलबंदी हुई देश में कारपोरेट की, और फिक्की ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने तालकटोरा में जब ये बात कहा मोदी को अकेले ला करके, उसमें कोई कैंडिडेट नहीं आया था भाजपा का या आरएसएस कैंडिडेट नहीं आया था, अकेले मोदी आए थे, सिंगल पर्सन। तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये फिक्की ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने कहा, 2013 में कहा था तालकटोरा स्टेडियम में। तो मोदी जी कारपोरेट के प्राइम मिनिस्टर थे, और इसीलिए कारपोरेट ने 25 साल जमींदारीकरण के 25 साल होने के बाद उन्होंने अपना आजादी दिवस बनाया था। तो जो कंगना ने जो बात कही थी एक दिन और मोदी ने खारिज नहीं किया उसको, तो कारपोरेट का जो आजादी का दिवस है ये 2014 है, जब जब देश में कारपोरेट मैंने कंपनी राज कायम हुआ देश में। तो ये साफ दिखना चाहिए, कांग्रेस के अंदर जो कारपोरेट के लोग हैं वो आज चले गए, गुलाम नबी आजाद साहब चले गए, वो कारपोरेट के लोग हैं, जो विरोध करो कारपोरेट के लोग हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो ये राहुल गांधी भी इस बात को समझते हैं और हमें भी समझना चाहिए कि लड़ाई अगर जो कारपोरेट से है तो राहुल गांधी को कारपोरेट मीडिया के द्वारा पप्पू बनाएगा, ये बात हमको समझनी चाहिए। लेकिन हमारे पास वो मीडिया नहीं हो सकती है। राहुल गांधी ये बात कहते भी हैं कि हमें मैदान में इसलिए सड़क पर आना पड़ा है कि हमारी बात जाने के लिए देश के सारे इंस्टीट्यूशन ढह रहे हैं और देश की कारपोरेट मीडिया नहीं जाने देगी, तो उपाय क्या बचता है? हमेशा रहा है कि जनता में जाना चाहिए, और जनता में जाने का सवाल है जो लोग, जो पार्टियां आज के तारीख में सड़क पर नहीं जाएगी और 2-1.5 साल बाद कहेगी कि मेरा लीडरशिप रहेगा,